चलिए, क्या दिक्कत, ठीक है तो एकदम चलिए। तो कल यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा भी हुआ था जी, पेपर देखा होगा आप लोगों ने, है ना। यूपीएससी एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि संस्था है, या जो कहना है सो कह लीजिए ना, कि एक घाव हरा भरा ही रहता है तब तक दूसरे घाव की तैयारी शुरू कर देती है ना। सबसे निर्मोही संस्था अगर कोई है भारत में तो उसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। पेपर देखा था कल का आप लोगों ने? है, हवा ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, हवा इसलिए नहीं लगा कि अभी आपकी तैयारी नहीं हुई, है ना। जब तैयारी हो जाएगी तो हाँ हाँ सीसेट काफी टफ था। जीएस आसान लगा देखिए। हाँ यूक्रेन से तो 3 क्वेश्चन ठीक था। देखिए, जो भी मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे कहा था, जब क्लास लिया तभी, कि यूपीएससी करंट बेस्ड एग्जाम हो गया है ना। आपको ट्रेडिशनल के साथ करंट अफेयर्स को ऐड करने का यदि आर्ट आपके पास है तो मुश्किल नहीं है ना, प्रारंभिक परीक्षा को पास करना। या अगर आप उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल की, अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं और ट्रेडिशनल के साथ देश में घटने वाली वर्तमान घटनाओं को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसको आप कह सकते हैं कि आपकी तैयारी ठीक ठाक स्थिति में जाएगी। और कम भी पढ़िएगा तो हो जाइएगा पास, मतलब पीटी पास कर जाइएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। कम पढ़िएगा इसका मतलब ये नहीं करें कि 2 घंटा पढ़ना। कम पढ़ने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा किताब और बहुत सारा नोट्स पढ़ने से अच्छा कि 1-2 किताब और 1-2 नोट्स पढ़ के काम चला लेना, तो वो आपको वहाँ पर ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा मदद करता है ना। तो इसलिए उसके हिसाब से है, सोच रहे थे नहीं करके दे दिए। हाँ, मैंने सोचा कि अब छोड़ने का क्या ही मतलब बनता है ना। फिर ये, क्योंकि बहुत सारा डायलेमा दिमाग में चल रहा है कि 1 साल फिर कौन वेट करेगा ना, दे लेते है ना। तो क्या देखिए, क्या है यूपीएससी को में क्या होता है ना, कि आपको पहले अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस जानना होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। जैसे मान लीजिए कि जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है ना, तो उसका अगर कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में नहीं भी है तो उसको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मैथ रीजनिंग के बेस पे कर लेगा। लेकिन जिसका मैथ अच्छा नहीं है ना, जिसका मैथ गड़बड़ है, ठीक है, तो अब मैथ गड़बड़ है तो सीधी सी बात है कि रीजनिंग भी उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। 1-8 गो रीजनिंग तो सब बना लेते हैं, है ना, जो थोड़ा सा गेसिंग टाइप का होता है तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो नहीं बन पाता है। तो यदि मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है तो ऐसे में आपके पास विकल्प बचता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करें, है ना। तो ये देखना होता है कि अगर हमारा क्या स्ट्रेंथ है ना, तो जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना होता है, और जो वीकनेस है उसको आपको कम करना होता है ना, या उसको उस लेवल पे काम करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको थ्रेट ना करे, बहुत ज़्यादा आपको खतरा ना पहुंचाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कभी भी पीटी पास कर किया हूँ तो कॉम्प्रिहेंशन के ही बेसिस पर, मैं कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना। कि और कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन को पास करने के लिए क्या होता है कि अगर आपकी पढ़ के समझने की कैपेबिलिटी अगर आप में ठीक है तो कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है, और आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोग हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के बेस पे बैठते हैं, है ना, और चूंकि क्या है कि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है ना, तो यहाँ पर टारगेट ये रखना होता है कि हम ऐसा काम करें कि पास कर जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए सीसेट में ही, जीएस खूब अच्छा हो जाए और सीसेट में फेल कर जाए, है ना।
तो ऐसे में सीसेट पास करने के लिए सबसे दो जरूरी चीज़ है कि अपने आप को समझना कि हम जो 2-3-4 सेक्शंस है उसमें सबसे अच्छा सेक्शन में हम किस में काम कर सकते हैं, है ना। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छा काम कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन हमारा सही हो रहा है, तो हम कॉम्प्रिहेंशन पर इतना मेहनत करें कि कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाना सवाल हमसे गलत ना हो, ठीक है। अब है कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा कुछ लोगों के लिए टाइम टेकिंग हो जाता है ना, कि पढ़ना, फिर आंसर क्वेश्चन पढ़ना, फिर बीच में लाइन खींच करके ये करना। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेट नंबर तो आपको 67 ही लाना है ना, 67 67.5 नंबर अगर आपको आता है तो आप पास कर जाते हैं सीसेट का पेपर, कोई खास दिक्कत आपको नहीं होती है। तो इसके लिए आपको मुश्किल से अगर आप मतलब 30-35 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हैं, है ना, 30-35 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हैं तो आप कट ऑफ से आगे निकल जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, मतलब सीसेट पास कर जाते हैं। बाकी तो आपका रिजल्ट आएगा जीएस पेपर 1 के ऊपर, है ना, जो जीएस का सेक्शन है वहाँ से। तो वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग सीसेट को प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। लेकिन इतना मैथ रीजनिंग तो होना ही चाहिए कि कुछ सतही स्तर के सवाल ठीक ठाक से बन जाए। कोई बहुत ज़्यादा टफ पूछा है तो नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल टाइप के सवाल तो 2-4 रहते ही हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बना लेंगे, सब लोग बना लेगा, है ना। रीजनिंग भी 2-3 ऐसे होते हैं कि सब लोग बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे 2-4 मैथ और रीजनिंग अगर बना ले और कॉम्प्रिहेंशन का अपना स्ट्रेंथ बना करके रखें तो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी को मान लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में उसको दिक्कत होती है, तो उसको मैथ रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा कि मैथ रीजनिंग इतना अच्छा कर ले कि मैथ रीजनिंग के बेसिस पर पास कर जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल है सीसेट को पास करना। सीसेट में मेरिट लाना अल्टीमेट गोल नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। खैर 20-25 दिन में तो आ ही जाएगा, ज़्यादा दिन लगे, टाइम लगे ना, हाँ ज़्यादा टाइम तो लेगी नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को जो है सो यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिस जो है उसको ठीक तरीके से जारी रखना है ना, क्योंकि जितना अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपको क्या होगा कि परफेक्शन आएगा ना। प्रैक्टिस से ही तय होता है कि आपको कितना सफलता आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर, तो हम लोग देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक, है ना। लास्ट क्लास में क्या देखे थे, कोई बता सकते हैं? हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, चलिए प्रारूप समिति, है ना। तो हम लोग देख रहे थे प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में हम लोग क्या देखे थे जी? प्रारूप समिति की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? 29 अगस्त 1947, है ना। 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, है ना। तो यहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये देखना है कि जो प्रारूप समिति थी इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, ठीक है। और इसमें अध्यक्षता किसके पास थी? भीमराव अंबेडकर के पास, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेंगे। लास्ट लाइन क्या लिखे थे, केवल ये ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी established under the leadership of या under the chairmanship of drafting committee established under the chairmanship of डॉक्टर B.R. अंबेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना अंबेडकर के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है, या अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। ओके, तो किसके में हुई थी?
अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में, है ना। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसमें 7 लोग थे, है ना। और देखिए 7 जो लोग थे इसमें, तो इसका नाम ही है प्रारूप। संविधान कैसा होगा उसका पूरा का पूरा जो प्रारूप, जो ड्राफ्ट है, वो तैयार करने का काम किसने किया था? तो वो सब किसने किया था? इसी कमिटी ने, है ना। इसी वजह से बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का मनु, तमाम तरह के विभूषण से विभूषित किया जाता है और इस पर सवाल इनसे पूछा जाता है, ठीक है। लिख लेंगे कि बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बी आर अंबेडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अब देखिए, ये तो पिता तो कहते ही हैं, ठीक है। तो पिता कहने के साथ साथ इनको मनु भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि मनु किसको कहते हैं, तो मनु हमारे सनातन संस्कृति में मनु को जन्मदाता माना जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि भाई मनु ने किया या मनु के माध्यम से हुआ, तो लिख लेंगे कि अंबेडकर को भारतीय संविधान का मनु भी कहा जाता है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का मनु भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। शिल्पकार समझना, आर्किटेक्चर, है ना, शिल्पकार, ठीक है। जैसे कि आप सनातन में देखते होंगे कि भगवानों में शिल्पकार किसको बोलते हैं? विश्वकर्मा को, है ना। विश्वकर्मा, जितना सब बिल्डिंग सब बनता था वो कौन बनाता था? विश्वकर्मा। जो रावण की नगरी लंका थी वो किसने बनाया था? विश्वकर्मा ने बनाया था, ठीक है। तो इसलिए ये यहां पर एक ध्यान रखना है कि शिल्पकार कौन है? अंबेडकर, विश्वकर्मा नहीं, है ना। ये नहीं कि इसका भी कह दीजिए कि भाई भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन है, तो विश्वकर्मा जी, है ना। नहीं, भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं अंबेडकर, ठीक है। क्योंकि अंबेडकर ने डिसाइड किया कि भारत के संविधान में क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। ये अंबेडकर के डिसाइड करने से हुआ, ठीक है। और ये इसीलिए प्रारूप समिति थी। हिंदी मीडियम को बहुत बार दिक्कत होता है, लिखा रहता है मसौदा समिति, है ना, समझ में नहीं आता है कि क्या है, ठीक ना। प्रारूप तो समझ में आ जाता है, हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा मसौदा समिति, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मसौदा वसौदा जो है वो क्या होता है, ठीक है। कल भी ये सब दिक्कतें हुई हैं पेपर्स में, है ना, है ना। हाँ, अरे ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन करती है, मतलब मैं देखिए मीडियम चाहे जो, हिंदी मीडियम किसमें और कितने लोग हैं जी? हिंदी मीडियम का कुछ है लोग, 2-3 लोग हैं हिंदी मीडियम के, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के ना। देखिए मैं कहूं कि मीडियम चाहे जो भी हो, प्री का अगर एग्जाम दे रहे हैं ना तो इंग्लिश में ही दीजिए, है ना। प्री अगर आप दे रहे हैं तो वो आपको इंग्लिश में ही देना चाहिए, ठीक है। प्री हिंदी मीडियम में मत दीजिए, क्योंकि हिंदी में देने से ही आपका 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं पीटी एग्जाम, तो समझिए कि आपका 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उस चक्कर में आप गलत उत्तर लगा देंगे। तो इससे अच्छा है कि प्री कम से कम आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए। इंग्लिश में क्या, इतनी इंग्लिश तो सबकी ठीक होती ही है कि पढ़ के समझ ले, तो क्वेश्चन ही वहां तो ग्रामर तो आपका चेक कर नहीं रहा है बस वहां पर। और इंग्लिश का शब्द ऐसा होता है ना कि आप समझ जाइएगा, लेकिन हिंदी वाला ऐसा ऐसा शब्द होता है कि समझने में दिक्कत होगा। आप कहीं लिखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, समझ जाइएगा, और वहीं लिखा है युक्त युक्त प्रतिबंध, है ना। अब युक्त युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन, है ना। अब कहीं पे लिखा रहेगा क्वालिफिकेशन, हिंदी में लिखा रहेगा अर्हता,
है ना। इंग्लिश में लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन, हिंदी में रहेगा निर्हरता। दिक्कत है कि नहीं है? ये एक जो भ्रामक स्थिति जो फैलाई जाती है ना कि हिंदी मीडियम की इंग्लिश गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम की हिंदी ऐसी की तैसी करा देती है ना। हिंदी ही ऐसा रहता है यूपीएससी का। दिक्कत यह है कि यूपीएससी का हिंदी नहीं है, गूगल ट्रांसलेशन है। तो गूगल ट्रांसलेशन कभी आप करके देखिए। मैंने एक बार यहां पे कराया था, एक बैच में मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने एक दिन क्या किया कि प्रॉपर जो क्वेश्चन तैयार किया वो इंग्लिश में तैयार किया, ठीक है, और गूगल बाबा को दे दिया कि आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, है ना। ऐसे ऐसे हिंदी आए कि हिंदी मीडियम के दिमाग खराब हो गए, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई पत्रिका है, ठीक है, अब जैसे संध्या क्या है जी, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो संध्या एक पत्रिका है, क्रांतिकारी पत्रिका है संध्या, ठीक है ना। संध्या, ठीक है, संध्या है, युगांतर है ना, ये सब क्या है, ये सब पत्रिका है, ठीक है। तो एक दिन मैंने बस ट्रायल के लिए किया कि भाई कि आज पेपर हिंदी में तैयार कराते हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देते हैं, ठीक है। अब संध्या को लिखा इवनिंग, है ना, संध्या को लिखा कि इवनिंग, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी लिखे सर इवनिंग कौन पत्रिका है? हम बोले देखो ये जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखनी पड़ रही है, हिंदी मीडियम वालों को रोज वहां पे देखना पड़ता है ना, वहां पे यही समस्या है, ट्रांसलेशन का इश्यू है। ट्रांसलेशन इतना इधर उधर का हो जाता है ना कि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को जो है सो ध्यान रखना है, ओके। मतलब अगर हिंदी मीडियम भी है ना तो इंग्लिश इतना रखना है कि आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने और लिखने में दिक्कत ना हो, इतना इंग्लिश को रखना है। इंग्लिश में आपको महारत हासिल ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी इतनी मतलब इंग्लिश इतनी हो कि आप पढ़ ले, लिख ले और समझ ले। तो कम से कम पीटी का जो एग्जाम है उसको इंग्लिश में दी, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में दीजिएगा। अब इकोनॉमी का सवाल, मुझे तो लगता है कि इकोनॉमी का कोई सवाल ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में पढ़ के आप बना दीजिए सही सही, कोई सवाल ऐसा नहीं है इकोनॉमी का। सब में ऐसा हिंदी दिए हुए ना कि मतलब वो भगवान समझेंगे और एक यूपीएससी समझेगी, बाकी तो जो नहीं समझोगा वो आंसर लगा के आएगा ही, है ना, कि कुछ ना कुछ तो लगाना ही है, तो कुछ ना कुछ तो वो लगाएगा ही, ठीक है। तो इसलिए यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए, तो प्रारूप समिति में युवराज कुमार सर, लास्ट डे पेपर वाज वेरी टफ। बाबू ऑलवेज वेरी टफ। यूपीएससी का एग्जाम जब भी होता है टफ ही होता है। सीरियस कैंडिडेट जो भी होते हैं उनको टफ लगता है, ठीक है ना। बकलोलवा सब कहता है कि इस बार का पेपर आसान गया है ना। दूसरे को कभी भी सुनिएगा ना पेपर में ज्यादा कुछ नहीं था, वही बोलेगा जो पेपर या तो ठीक से देखा नहीं है या फिर उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। यूपीएससी जिस साल भी एग्जाम लेती है हर साल वो ट्विस्ट करती है। एक आध दो प्रश्न उसके आसान रहते हैं जो शायद कोई भी बना दे, लेकिन एक आध दो प्रश्न बनाने से थोड़ी ना रिजल्ट होगा किसी का। रिजल्ट तो होगा आपको बल्क में क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे तब, है ना। तो इसलिए हर साल इसका यही रहता है। लेकिन हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग तैयारी में हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, कारण कि वो पढ़ रहे हैं। अगर छोड़ देंगे तो दिक्कत उनको भी होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यूपीएससी ऐसा चीज है कि थोड़ा सा भी अगर छोड़ दिया गया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। खैर, तो प्रारूप समिति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को स्थापित हुई थी, है ना, 29 अगस्त 1947 को, और अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से अंबेडकर साहब को ये तमाम विभूषण जो आप लोगों ने लिखा, संविधान का पिता, संविधान का जनक, है ना, तमाम जो विभूषण हैं उन विभूषणों से इनको विभूषित किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये इस प्रकार से प्रारूप समिति में यहां पर काम हुआ था, ओके। नेक्स्ट जो है लिखेंगे, क्या क्या लिखे हैं, शिल्पकार, मनु और पिता लिख लिया ना, तीनों स्टेटमेंट लिख लिए हैं, ठीक है। लिखेंगे कि प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है, क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और जो लोग भी काम करते थे वो सभी लोग इसके अंतर्गत ही काम करते थे, है ना, इसके अंडर में ही काम कर, सब लोग इसको रिपोर्ट करते थे और फिर उन रिपोर्टों पर ये चर्चा करती थी और फिर ये तय करती थी कि संविधान में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक हेडिंग बना लेंगे, मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक तो ये सबसे बड़ी समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति, है ना। तो दो कॉलम बनाइए नोटबुक में, एक तरफ लिखिए समिति और एक तरफ लिखिए अध्यक्ष, है ना, कमिटीज, एंड सेकेंड साइड चेयरमैन। ठीक है, ओके ओके, सेकेंड साइड, दूसरे साइड में चेयरमैन। ओके, तो अब इसमें लिखिए, पहले लिखिएगा संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी, संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी। ठीक है, अब देखिए जहां भी यूनियन लगा होगा, है ना, संघ लगा होगा, और लिख लीजिए संघीय शक्ति समिति लिख लिया ना, यूनियन पावर कमिटी, एक और लिखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, और एक और लिखिए राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, कमिटी फॉर रिलेटेड टू स्टेट ट्रीटी, कमिटी फॉर रिलेटेड टू स्टेट ट्रीटी। ठीक है, ओके, अब देखिए ये तीन लिखा ना अभी आपने, इस तीनों के कॉमन चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चेयरमैन लिख लीजिए, एक ही आदमी है, इन तीनों कमिटी के चेयरमैन एक ही आदमी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए कि देखिए कि तीन कमिटीज बनी हुई हैं, है ना, मतलब कमिटीज तो बहुत है, लेकिन संविधान के संबंध में यदि किसी कमिटी से आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके सामने यूनियन लगा है क्या, या उसमें यूनियन है क्या। अगर उसमें यूनियन लिखा हुआ मिल गया तो ये यूनिवर्सल रूल है कि उसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है, संविधान की समिति के संबंध में यदि कोई भी समिति का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और उसमें समिति के चेयरमैन में अगर यूनियन शब्द ऐड है, संघ शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उसमें अध्यक्षता जो होगी वो किसके पास होगी, तो अध्यक्षता होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ओके, क्लियर है, तो अध्यक्षता किसके पास होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक इसी प्रकार से एज वेल एज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी के संबंध में कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और उसमें किसी कमिटी के सामने प्रांत लगा हुआ मिल गया, प्रांत लिखा हुआ या प्रोविंस लिखा हुआ, तो यूनिवर्सल रूल है कि उसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो अब लिख लेंगे प्रांतीय संविधान समिति,
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, ठीक है। प्रोविंशियल पावर कमिटी, ठीक है। प्रोविंशियल पावर कमिटी, मूल अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट कमिटी, फंडामेंटल राइट कमिटी, ठीक है। अब देखिए ये तीनों कमिटियों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इन तीनों कमिटियों के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चेयरमैन लिख लेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ओके, चलिए तो यहां इन दोनों को यहां पे आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा के लिए तदर्थ समिति, राष्ट्रीय झंडा के लिए तदर्थ समिति, तदर्थ जहां भी लिखा हुआ है उसका मतलब होता है एडहॉक, तदर्थ। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडहॉक, है ना। एडहॉक मतलब अस्थाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय झंडा के लिए तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमिटी, रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमिटी, रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमिटी, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, है ना। प्रक्रिया नियम समिति, जो नियम हम उसमें बनता था वो सारा नियम कौन बनाता था? हाँ, तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय झंडा के लिए जो तदर्थ समिति है, जो एडहॉक कमिटी है, उसके भी राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट ड्राफ्टिंग कमिटी तो लिख ही चुके हैं। नेक्स्ट स्टीयरिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद, ओके। नेक्स्ट स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति, एक और समिति थी कार्य संचालन समिति, वर्क एंड स्टीयरिंग कमिटी, वर्क एंड स्टीयरिंग कमिटी, अध्यक्ष के एम मुंशी, अध्यक्ष के एम मुंशी, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट कमिटी का चेयरमैन कौन था? ये तो लिख चुके हैं, आप लिख चुके हैं ना। कौन था? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर पूछे कि फंडामेंटल राइट सब कमिटी, मूल अधिकार उप समिति, लिख लेंगे फंडामेंटल राइट सब कमिटी, फंडामेंटल राइट सब कमिटी, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी,
ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी। ओके, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट लिखेंगे माइनॉरिटीज कमिटी, माइनॉरिटीज कमिटी, माइनॉरिटीज सब कमिटी, माइनॉरिटीज सब कमिटी एचसी मुखर्जी, माइनॉरिटी सब कमिटी एचसी मुखर्जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए माइनॉरिटी सब कमिटी मतलब कि अल्पसंख्यक उप समिति, है ना। नेक्स्ट लेंगे हाउस कमिटी, हाउस कमिटी, ठीक है, सदन समिति, ओके। तो सदन समिति जो है, हाउस कमिटी, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ओके। तो पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे, ओके। झंडा समिति, फ्लैग कमिटी, फ्लैग कमिटी, झंडा समिति, झंडा समिति, झंडा समिति, ठीक है। झंडा समिति के कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय जो नेशनल फ्लैग पर जो तदर्थ कमिटी है, एडहॉक कमिटी नेशनल फ्लैग, उसका राजेंद्र प्रसाद है ना। झंडा का जो तदर्थ समिति है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन झंडा समिति अगर आएगा तो जेबी कृपलानी, ओके। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सारी कुछ कमिटीज हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए कि यहां पर जो ये सारी कमिटीज हैं, इसके चेयरमैन को आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी में ये मैच करने के लिए दे देता है ना। अध्यक्ष और समितियां ये मैच करने के लिए यहां पर आपको दे दिया जाता है जनरली। तो इसलिए इतनी कुछ कमिटीज जो इंपॉर्टेंट है वो अगर आप याद रखते हैं तो मैच करने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। क्लियर है? तो कम से कम इतना चीज को जो है सो आपको इतनी कमिटियों को ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, तो संविधान सभा एक साथ दो काम कर रही थी, है ना। कौन कौन सा काम कर रही थी जी? हाँ, एक कर रही थी संविधान निर्माण का काम और दूसरा विधि निर्माण, है ना। तो विधि निर्माण का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था जी? जीवी मावलंकर, है ना। जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे, है ना। और सब संविधान निर्माण के लिए बैठती थी तब कौन करता था? तब राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए कि जब तक देश में एक चुनी हुई संस्था नहीं आ गई, जब तक देश में एक चुनी हुई संस्था नहीं आ गई, तब तक संविधान सभा ने ही विधि निर्माण का काम किया था। इसलिए संविधान सभा को क्या बोलते हैं? अंतरिम संसद। तो क्या कहते हैं? अंतरिम संसद, है ना, एंटरिम। है ना, एंटरिम पार्लियामेंट, ठीक है। तो अंतरिम संसद इसको बोलते हैं। अंतरिम संसद, देखिए किसी भी चीज के आगे अगर अंतरिम लग गया
तो अंतरिम का मतलब क्या होता है? अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई, है ना, टेम्पररी, कभी भी खत्म हो सकता है। तो जब तक देश में पहला आम चुनाव नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा ने ही संसद का काम किया था, है ना। जब तक नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा ने क्या किया था? संसद का काम किया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं अंतरिम संसद। ओके, क्या 1951-52 में, हाँ 1951 मतलब 52 फिक्स जो था उस समय हुआ था देश में पहला आम चुनाव। ओके, क्लियर है? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ये अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी, देश के लिए कानून भी बना रही थी जब तक कि संसद बन करके तैयार नहीं हो गया था, ठीक है, मतलब कि सांसद के लोग चुन करके नहीं आ गए थे तब तक। ओके, अब देखिए कि संविधान जो है वो कब बन के तैयार हो गया था जी? ये सब लिखे थे? ये सब नहीं लिखे थे ना अभी? हाँ, लिख लिए थे, ये सब चीज लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये कमिटीज है, कमिटीज देख लिए, ठीक है। अब देखिए कि कुछ थोड़ा सा विशेष कुछ बातें हैं जो फैक्ट्स करके लिख लेंगे, नोट करके। लिखेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है जी? इंडिया का है ना। तो ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है, कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन भारत के बाद दूसरे नंबर पर जो किसी देश का संविधान आता है लिखा हुआ तो वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है। और सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का संविधान, है ना। लिख लेंगे कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि उनमें आर्टिकल कम है या उनमें पेज कम है? है मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, हाँ उनमें आर्टिकल कम है या मतलब कि बहुत ही छोटे पेज में डाला हुआ? हाँ, उसमें यही है मतलब कि देखिए अब भारत क्या है कि भारत का संविधान जैसे कि पूरा भारत के लिए एक ही संविधान है ना। तो जब पूरा भारत के लिए एक ही संविधान है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि सब लोग के बारे में है ना। अमेरिका का संविधान छोटा क्यों है? इसका कारण है कि राज्यों का वहां अपना अलग संविधान है, अमेरिका संघ का अलग संविधान है, इसलिए उसका छोटा है। हम लोग का सबका एक ही है, हमारे देश में एक ही संविधान है, इसलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है इसका मतलब कि मैटर ज्यादा होगा, है ना। तो मैटर इसलिए ज्यादा है क्योंकि सबके लिए है। अमेरिका वाला संविधान में मैटर कम है क्योंकि केवल वो अमेरिका संघ का है, अमेरिका के राज्यों के लिए नहीं, राज्यों का अपना अलग संविधान है वहां पर, ठीक है। तो जहां पर मैटर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि वो बड़ा हो जाएगा, और जहां पर मैटर कम होगा वहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो दिक्कत? ओके, चलिए तो नेक्स्ट लिखेंगे कि भारत के संविधान निर्माण पर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। भारत के संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, 64 लैक्स, है ना। कितना आया था? 64 लाख, ठीक है। भारत के संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था, ठीक है। और ये कितना दिन बन के तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीना 18 दिन।
और इतना ही दिन एक विदेशी यात्री भारत में रहा था, सेम डे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। वास्को डी गामा, हाँ, मेगास्थनीज मॉडर्न टाइम में आया था, ब्रिटेन से ही आया था। हॉकिंस, बिल्कुल गुड, हॉकिंस। हॉकिंस जो था वो इतना ही दिन इंडिया में रहा था, है ना। हॉकिंस जो है वो इतना ही दिन इंडिया में रहा था, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ओके। दो वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। तो इसने में क्या होता है, ये बन करके तैयार हुआ था, ओके। चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे थोड़ा सा, जो इसके संविधान पे जहां से थोड़ा मेंस का क्वेश्चन आपको बनता है, वह फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब देखिए, भारत की संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। तो उन सभी विशेषताओं को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आप समझिए कि संविधान पर का बहुत सारा चीज आप समझ जाएंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा जो फीचर्स है वो आप आराम से समझ जाएंगे, अगर आप कुछ चीजों को समझ जाते हैं तो, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके 12-13 पॉइंट्स आपके होंगे कम से कम, ठीक है। और हर पॉइंट्स पर आप देखेंगे तो मेंस में क्वेश्चन बना है, हर पॉइंट्स पर, है ना। जो इसका फीचर बताया गया है, जो इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, उन सब पर प्रश्न जो है सो आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये जरूर है कि आगे भी आपसे यहां से प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। तो लिखेंगे कि भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, some important features of the Indian Constitution is available here. ठीक है, अब देखिए, तो कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो वो महत्वपूर्ण विशेषताएं को हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला लिखेंगे, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पहला विशेषता, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पहला है। दूसरा लिखेंगे, सेकंड, ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से विहित, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से विहित, ड्रॉ फ्रॉम, विभिन्न स्रोतों से विहित, ड्रॉ फ्रॉम
वेरियस सोर्सेज, यानी भारत का संविधान जो है वो अलग अलग स्रोतों से बन करके बना हुआ है ना। इसमें आप देखेंगे कि कुछ इंटरनल सोर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने अमेरिका से कुछ लिया, हमने जापान से लिया, जर्मनी से लिया, कनाडा से लिया, तो ये सब क्या हो, ये सब एक्सटर्नल सोर्स हो गया। लेकिन कुछ इंटरनल सोर्स भी है। इंटरनल सोर्स जैसे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, है ना, 1861 के एक्ट से लिया, 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट से लिया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से लिया। तो तमाम एक्ट से हमने कुछ चीजें ली हैं। तो अलग अलग स्रोतों से हमारे देश का संविधान बना है, इसलिए इसको विभिन्न स्रोतों से विहित भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी एक विशेषता है। हाँ जी, जो अरब देश है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? क्या सब लोग का अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, नियम कायदे कानून होते हैं। अब है कि व्यवस्था सबकी अलग अलग होती है, तो उस व्यवस्था के हिसाब से अपना रूल रेगुलेशन को वो लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सारे देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई ऐसा देश है जिसके पास नहीं है? अब वर्तमान समय में लगभग सारे दोस्त अपना अपना सोर्स रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेस पे चलते हैं, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, है ना। एब्सोल्यूट में जो राजा कह दिया उसका वही बात कानून है, वही उसका संविधान है, या जो भी आपका ये है मतलब डिक्टेटर है वो कह दिया वही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, ये भी क्या है, तो यह भी इसका एक विशेषता है ना। ये मिश्रण है, ठीक है। तो मिश्रण है किसका, तो कठोरपन और लचीलापन, है ना। समय के हिसाब से हमारा संविधान क्या होता है जी, कठोर हो जाता है और लचीला भी हो जाता है ना। जैसे कि कुछ मामले में आप क्या कर सकते हैं, तो आसानी से बदलाव कर सकते हैं, और कुछ मामलों में बदलाव करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो काफी कठिन प्रक्रिया है ना। तो जो आसानी से भी हो सकता है और मुश्किल से भी हो सकता है, तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे कि मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। क्लियर है। तो कठोरेपन और लचीलापन का इसको मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो दिक्कत नेक्स्ट लेंगे, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब ये आप देखते ही हैं, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि हमारा देश ऐसा है कि यूनियन है ना। क्या कहते हैं कि शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है ना, शैल बी यूनियन ऑफ। तो इसका क्या मतलब है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो भारत राज्यों का संघ होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि भारत यूनियन है और इस यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता है, यह यूनियन कभी टूट नहीं सकता है ना। तो यूनियन मतलब क्या है, संघ। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, है ना, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, है ना, कि संघ क्या है, मजबूत है, संघीय व्यवस्था है हमारे देश में। राज्य अपना क्षेत्र में काम करेंगे, केंद्र अपने क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ेगा तो केंद्र राज्य को कंट्रोल कर लेगा, है ना, कभी भी कंट्रोल कर सकते। राष्ट्रपति शासन, है ना, आर्टिकल 356 लगा करके राज्य को कंट्रोल में ले लेगा, 365 लगा करके राज्य को कंट्रोल में ले लेगा, है ना। राज्य का नाम बदल देगा, राज्य का सीमा बदल देगा, राज्य का इकड़वे भुलवा देगा धर के, है ना। जैसे अभी देखिए नया संसद भवन का कल इनॉग्रेशन हो गया जी, है ना। बहुत सारा विवाद हो गया नया संसद भवन बनते बनते, है ना। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा संगोल, है ना, कि भाई संगोल क्या है ना। तो न्यूज में पढ़े होंगे आप लोग, संगोल क्या है जी। हाँ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब मिला था, हाँ 1947 में, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत को ये मिला। और किसने दिया, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया। और संगोल जो है वो न्याय का प्रतीक है ना,
इट्स द सिंबल ऑफ जस्टिस, है ना। और इसको रखा गया है कहां, तो लोकसभा में, स्पीकर के बगल में, है ना। नया वाला जो लोकसभा बना है तो उसके बगल में, ठीक है, तो वहां पर इसको रखा गया है। तो कहने का मतलब है, और लोकसभा का इस प्रतीक चिन्ह क्या है जी, लोकसभा का प्रतीक चिन्ह, नया जो लोकसभा बना है उसका प्रतीक चिन्ह, सिंबल क्या बनाया गया है, हाँ मोर, गुड गुड, मोर है, लोकसभा का मोर है, राज्यसभा का कमल, हाँ लोटस, है ना। वर्तमान की पार्टी ने अपना एक परमानेंट प्रचार भी लगा दिया है कि नहीं, है ना। तो लोटस जो है वो राज्यसभा का, देखिए किसका लगाया, राज्यसभा का, राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है ना, राज्यसभा परमानेंट हाउस है ना जी, तो हमेशा बना रहेगा, है ना। तो उसका तो खैर, और तमाम तरह का देख रहे थे आप, विवाद भी सब चीज पे हो गया है। खैर, तो सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ही यह है कि यूनियन जो है, यानी कि जो सेंटर है, वो सेंटर क्या है जी, वो स्ट्रांग है हमारे यहां, है ना, केंद्र मजबूत है, ठीक है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, है ना, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी क्या है, हमारे संविधान का एक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, है ना। सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इट्स ऑल्सो अ मेजर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे देश के संविधान का क्या है, एक मजबूत विशेषता है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जहां भी संसदीय स्वरूप होता है वहां जो शासन का प्रमुख होता है ना, तो शासन का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है, तो वो दो तरह का होता है ना, एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है ना, एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है। तो आप देखते हैं कि हम लोग क्या क्या होता है, जो रियल होता है वो पीएम होता है, और जो नॉमिनल होता है वो प्रेसिडेंट होता है ना, तो प्रेसिडेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का संसदीय स्वरूप हम लोग के यहां लिया गया है, ठीक है। जबकि देश जब स्वतंत्र हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो हमारे पास दो विकल्प था, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस समय अमेरिका में था, अमेरिका में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। अमेरिका में अभी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, लेकिन हम भी रिपब्लिक है, अमेरिका भी रिपब्लिक है, हम भी डेमोक्रेटिक है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मामले में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है और अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है ना। तो जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का दो अध्यक्षात्मक स्वरूप होता है, वहां क्या होता है, शासन का एक ही प्रमुख होता है, वो रियल भी होता है, वो नॉमिनल भी होता है, उसको जो कह लिए सब वही है, सर्वे सर्वा। लेकिन जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर सरकार का दो प्रमुख होता है, एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है। इसीलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। और सरकार का संसदीय स्वरूप हमने केवल सेंटर पर ही नहीं, स्टेट में भी लिया है, इसलिए स्टेट में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर है, समझ रहे। तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है, ओके। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि आखिर क्या रीजन था कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही लिया, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया, थोड़ा सोच के बताइए, एक मिनट। हाँ हाँ, सुन लेने दीजिए इनको पहले। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, इसलिए तो मतलब आपका कहना यह है कि हमें अस्थायित्व तो नहीं, हमें उत्तरदायित्व तो चाहिए, अस्थायित्व तो नहीं चाहिए,
अस्थाई नहीं, उत्तरदायित्व। यही यूपीएससी ऐसे ही फंसाती है ना कि क्या चाहिए। ठीक है, मैंने आज एक लाइन लिखा है अपने स्टेटस के अंदर यूपीएससी पेपर को लेकर के, है ना। मैं बताता हूं आपको कि आई एम नॉट व्हाट, है ना, आई थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट व्हाट, यू थिंक आई एम व्हाट, आई थिंक यू थिंक आई एम, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी एंड दैट इज कॉल्ड यूपीएससी पेपर, है ना। तो यूपीएससी का पेपर जो होता है या यूपीएससी के जो थॉट्स होते हैं वो वैसे ही आते हैं और वैसे ही आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि देश का एक तबका है वर्तमान में जो ये कह रहा है कि क्या किया जाए, तो ये कर दिया जाए। एक तबका है जो ये डिमांड कर रहा है कि क्या किया जाए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ले लिया जाए, है ना, ताकि अस्थायीपन आ जाए। अन्यथा ऐसे सरकार गिर जाने का डर रहता है ना। तो इस वजह से सरकार कभी भी जा सकती है, इसलिए सरकार कड़ा एक्शन नहीं ले पाती है ना, या सरकार खुल करके कोई काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो आरोप प्रत्यारोप सरकारों पर लगते रहता है। ठीक है, लेकिन आपको जो है सो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे, आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ये जो है मतलब कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर, हाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, हाँ लेजिस्लेटिव स्टेबल, जैसा कि उन्होंने बोला बिल्कुल हाँ, सही। हाँ। और हम जो है मतलब कि रिस्पांसिबल तो है ही हैं। बस यही सर। बस यही। और कोई या कोई है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हो? ठीक है, ऐसा कोई है आप में से जो कहता हो कि नहीं भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अपना लेना चाहिए, है? संविधान निर्माताओं ने गलत किया, ऐसा नहीं लग रहा था किसी को, है? उन्होंने गलत नहीं किया। भारत सर काफी डाइवर्सिटी है सर। हाँ, यहाँ पे सर एक तरह का शासन व्यवस्था नहीं सर स्थायी नहीं चलेगा। इसमें चांसेस है कि सर वो डेस्पोटिक सा हो सकते हैं, बट इन इंडिया सर दे कैन नॉट बी डेस्पोटिक। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल इस थॉट्स के साथ आप जा सकते हैं और ये सही थॉट्स है कि इंडिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो लेने का एक बेसिक सा रीजन ये भी था, सबसे बेसिक रीजन, कि इंडिया लगभग 200 सालों से जिससे शासित हो रहा था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था, ब्रिटेन। तो ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल चीजों से अवेयर थे। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे लिए कंप्लीटली नया होता, तो हम हो सकता था कि एग्जिस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता। इसलिए जब हम जिस परंपरा से हम 200 वर्षों से शासित होते आ रहे थे, हमने उसी परंपरा को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ताकि हम उससे, चूंकि जानते बूझते समझते हैं, तो इसमें हम आगे एग्जिस्ट कर लेंगे। तो ये एक सबसे बेसिक कारण है। ठीक है, और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये तो है ही जो आप लोगों ने कहा, और वो एकदम सही है कि भारत एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है और किसी भी विविधता से भरे हुए समाज को अस्थायित्व से ज्यादा उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, है ना। डिक्टेटरशिप नहीं, परमानेंट हो या ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल होगा तो माइनॉरिटी के राइट्स का रक्षा होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा तो सब लोग वहां पे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, है ना। और अगर डिक्टेटरशिप आएगी, क्योंकि परमानेंट होगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, और अगर डिक्टेटरशिप जैसी चीजें आएंगी तो वहां पे माइनॉरिटी का, है ना, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा। तो ऐसे में भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की परिस्थितियां भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं थी, तमाम तरह की दिक्कतों से भारत जूझ ही रहा था। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि भारत क्या करे, तो भारत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करे। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं, तो बिल्कुल काटने वाला तो काटे, अब बोलने वाले को थोड़ी को रोक सकता है। लेकिन अब देखिए, अब आपको भी तो काटना है ना। अगर आपके सामने ये थॉट्स आ जाए तो आपको भी कहना है कि भाई लगभग 75 साल की जो यात्रा भारत ने अपने विकास की तय की है वो पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था रूपी नाव में बैठ करके तैयार की है, और इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि इससे देश का विकास हुआ है। 47 में भारत की जो स्थिति थी, आज 2023 में भारत की वो स्थिति नहीं है। हर मामले में भारत आगे है, तो विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, विकास की गति पर हम जरूर बात कर सकते हैं कि 75 सालों में जितना विकास हुआ, क्या ये इसका स्पीड ठीक है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं।
लेकिन ये कह दे कि कुछ हुआ ही नहीं, ये ठीक बात नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यवस्था विश्व की अगर आप देखेंगे तो उसमें खामियां हैं ही। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका जब 1776 में आजाद हुआ और 1783 में ऑफिशियली जब उसको इंडिपेंडेंसी मिल गई, उसके बाद से लेकर के 100 साल तक अमेरिका सिविल वॉर में उलझा हुआ था, गृह युद्ध में उलझा हुआ था। और उसका जो सिस्टम था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो उसको निकालने में 100 वर्ष लगा दिया। और हम जिस व्यवस्था को लेकर के चले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो अभी तो हमने अपने आजादी के 100 साल भी पूरे नहीं किए हैं, लेकिन बेहतरीन अवस्था में है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि बहुत खराब व्यवस्था है? ठीक व्यवस्था है, अच्छा चल रहा है। हाँ, इसमें खामियां हैं, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो खामी से परे हो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कुछ कमियां हैं, कुछ चैलेंजेज हैं, तो आवश्यकता है कि चैलेंजेस को ठीक किया जाए, न कि इसको बदल दिया जाए। बदलना विकल्प नहीं है, क्योंकि बदल के किस फॉर्म में जाएंगे? जिस फॉर्म में जाएंगे उसमें भी तो खामियां मिलेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई संस्था, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई व्यवस्था एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई खामी ना हो। अगर थोड़ी बहुत कमी और खामी के वजह से आप देश बदलने लग जाए, संस्था बदलने लग जाए, लोग बदलने लग जाए, तो पता चलेगा कि आप अकेले बच जाएंगे। समझ रहे? तो इसलिए चेंजिंग जो है वो उतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है रिफॉर्म, है ना, सुधार। कमियां तो सब में होती है कि नहीं? अब देखिए, नया नया में कमी कम दिखता है। अब देखते होंगे आप लोग, कुछ कुछ होता है सब अन्य प्रसंग का मामला सब, है ना। तो अन्य प्रसंग में क्या होता है? अन्य प्रसंग सब में क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो टाइम सब आदमी सबका रहता है वो खूब जबरदस्त रहता है, क्योंकि उस समय कोई किसी की कमी नहीं देखता है। उस समय बस देखते जाता है, बिल्कुल बस उसमें तो बस उसको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है। सामने वाला बस उसका सुन ले, मान ले, वो भी चाहता है। मतलब अगर दो लोग एक दूसरे को ठीक ठाक से पसंद कर रहे हैं तो प्रारंभ में क्या होता है? यही चलता है ना कि तुम जो कह दो वो मैं मान लूं, और जो मैं कह दूं वो तुम मान लो। बेवकूफी की हद हो जाती है। पता है कि भाई ईस्ट में ही सूरज निकलेगा, है ना, ये क्लियर होता है कि सूरज तो ईस्ट में निकलेगा, लेकिन सामने वाला अगर कह दे कि नहीं भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज जो सूरज है ना वो वेस्ट में निकला है, सामने वाला आदमी क्या होगा? मान लेगा कि ठीक है, हो सकता है आज हुआ होगा, क्योंकि ये कह रहा है हुआ होगा। ये सब कब तक चलता है? ये सब केवल 2-3 महीने की बात होती है ना। 2-3 महीने के बाद क्या होता है? फिर कमियां देखना स्टार्ट होता है। अब दिखना स्टार्ट होता है कि क्या उसी अलर बलर बात कर रहे हैं भाई, हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, पूरब पूरब में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है, दक्षिण दक्षिण में होता है, उत्तर उत्तर में होता है। ये कौन सा बकवास बात है भाई? और जब ये बकवास आनी शुरू होती है तो क्या होता है? तब झगड़े शुरू होते हैं, यानी तब कमियां दिखती है। तो हम दूर से रह करके ये देख सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब चले जाएंगे तब समझ में आएगा कि उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, ये कहा भी जाता है दूर का डोल क्या होता है? हाँ, दूर का ढोल सुहावना लगता है ना। तो जब तक कि साथ नहीं है तब तक सुहावना लगता है, जब साथ हो जाएगा ना उसमें भी कमियां खामियां दिखने लगेगी। तो इससे अच्छा विकल्प क्या है? बदलने से अच्छा विकल्प है कि जो है उसी को ठीक किया जाए, उसी को सही किया जाए, उसी के साथ को एग्जिस्टेंस बनाया जाए कि भाई ठीक है ना। क्योंकि आज इधर कर रहे हैं जो मतलब जो कुछ भी, फिर अगल जाके कहीं और करना पड़ेगा। तो ऐसा ठीक है कि जो है उसी को समझा बुझा के समझ के ठीक से लेकर के चले। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई खास दिक्कत नहीं है, और जो दिक्कत है उसको ठीक करने की आवश्यकता है ना, बदलने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। देखिए, कोई भी व्यवस्था के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या इसको बदल देना चाहिए, तो आपको पहले तो उसकी खामियां बतानी है कि मतलब उसमें क्या कमियां हो या क्या खामियां हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी अपने कंक्लूजन में यह नहीं कहना है कि उसको बदल देना है, ठीक है। हाँ, उसको आपको सॉल्यूशन बताना है। कमियां हैं तो आपको बताना है कि नहीं ये सुधार कर सकते हैं, और सुधार करके इसको बनाए रख सकते हैं, इसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी भी आपको खत्म करने का सिफारिश नहीं करना है, ठीक है। आपको जब भी कहना है तो कहना है कि नहीं जो व्यवस्था है वो ठीक है, आगे इसको और ठीक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कहेंगे कि बैलेंस बिटवीन क्या रियल,
हाँ हेड ऑफ द स्टेट के बारे में सर, नॉमिनल और एक हाँ, तो नॉमिनल जैसे कि हम लोग क्या होता है ना, प्रधानमंत्री जो है वो रियल हेड है ना, वास्तविक प्रमुख है, ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनल है। तो आप देखते हैं ना राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति बस मुहर लगा दीजिए, राष्ट्रपति जो भी करेगा वो प्रधानमंत्री के हिसाब से करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है। तो इसलिए रियल हेड कौन हो गया? देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, कुपोषण है या कोई दिक्कत है, तो आप सवाल किससे पूछते हैं, राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख है। राष्ट्रपति से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सबको पता है कि राष्ट्रपति तो क्या है, राष्ट्रपति बस सिग्नेचर करना है, इनको सिग्नेचर करने की जवाबदेही है इनकी बस, है ना, ये बस साइन करते हैं, बाकी ज्यादा का काम इनके पास इनका नहीं। पीएम है नहीं तो सर राष्ट्रपति को कौन से क्या जब शक्ति का प्रमुख प्रधानमंत्री है हाँ। तो राष्ट्रपति का क्यों बनाएंगे? राष्ट्रपति इसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां ऐसा ही होता है। जैसे कि अब ब्रिटेन में यही बात है, महारानी भी है और प्रधानमंत्री भी है ना, इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन की महारानी के पद से मिलता जुलता पद है, ठीक है। अब यह अंतर यह है कि उसके महारानी वंशानुगत आती है, हम लोग यहाँ चुनाव होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो देश का नॉमिनल हेड है ना, लेकिन देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, संवैधानिक मुखिया है ये, है ना, देश का सबसे बड़ा अभिभावक है, ठीक है। देखिए सारा काम, अब से मान लीजिए कि फैमिली है, तो फैमिली में दादाजी होते हैं, है ना, एगो पिताजी होते हैं, पता है ना, तो पिताजी के पास पावर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या, दादाजी का पावर घट गया, दादाजी का कोई वैल्यू नहीं है सिंबॉलिक तौर से दादाजी मौजूद हैं, इसका मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली वही है ना। तो जो अब सीधी सी बात है कि चूंकि अब पिताजी हैं वो इनकम करने वाले आदमी होते हैं, तो इनका लोग ज्यादा सुनता है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा दादाजी को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, कि भाई ये फैमिली के हेड है, मुखिया है फैमिली के, है ना, तो इनको सम्मान देना चाहिए। राष्ट्रपति इस देश का अभिभावक है, राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति इस देश का संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए इस पद को रखा गया है कि कभी भी देश में पॉलिटिकल वैक्यूम अगर आए, राजनीतिक शून्यता की स्थिति बने, तो राष्ट्रपति उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भर दे। अब मान लीजिए अचानक से प्रधानमंत्री कुछ हो गया, तो उस समय व्यवस्था को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट, है ना, जो उस समय इमरजेंसी सिचुएशन में चीजों को संभालेगा, तो वो राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति साधारण परिस्थितियों में कुछ नहीं करता है, सब चीज प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए जब प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है ना, तो ऐसे सिचुएशन में या किसी को बहुमत नहीं आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बहुमत चाहिए ना, चुनाव हो गया किसी को बहुमत नहीं आया, तो निर्णय कौन करेगा? तब राष्ट्रपति करेगा। तो कुछ विशेष असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ जाता है, साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आया बात? ऐसा कभी हुआ है कि किसी को मेजॉरिटी आया नहीं? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। पहले प्रारंभ की जो सरकारें चली वो सब सरकारें मोहम्मद की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार, ठीक है, लेकिन पहला बार जो भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, 1977 में बनी, 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार थी। सब लोग गठबंधन करके बनाए थे, है ना, सब लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े, ठीक है, क्योंकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं था, सब लोगों ने एक साथ गठबंधन किया और जुड़ करके चुनाव लड़े, बहुमत आया जनता पार्टी को, और जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उसी समय इंदिरा गांधी जी अपना स्वयं का सीट हार गई थी, इंदिरा गांधी अपना स्वयं का सीट रायबरेली से हार गई थी, और रायबरेली से जब इंदिरा गांधी 77 का चुनाव हारी थी, तो बीबीसी ने गीत प्रसारित किया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली के बाजार में जो ये झुमका गिरा था, ये कोई झुमका उमका नहीं गिरा था, कोई जाके किसी का झुमका खोज नहीं रहा था, वो एक प्रकार का सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक तौर पे प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मामला था कि प्राइम मिनिस्टर खुद का लोकसभा सीट नहीं बचा पाई थी। और किसने हराया था उस समय प्राइम मिनिस्टर को? राजनारायण नहीं हराया था, राजनारायण, है ना, जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और उनको उस समय देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में, राजनारायण ने हराया था, है ना, मैडम प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये क्या है कि ये नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके पास बहुत सारा पावर, जैसे वीटो पावर भी इसके पास है ना, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां इतना समझिए कि भारत सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे
बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच संतुलन। न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच संतुलन। ठीक है, ओके। न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच संतुलन। बैलेंस बिटवीन जुडिशियल सुपरमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। ओके, ठीक है। अब देखिए, संप्रभुता, सोवर्निटी का मतलब तो सब लोग समझते ही हैं, पहले ही क्लास में बताए थे ना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ऑटोनॉमस। हाँ, और हाँ, तो उसको ऑटोनॉमस बोलेंगे केवल। हाँ, ऑटोनॉमस तो संस्थाओं को बोल सकते हैं, जैसे यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या होता है संप्रभुता? लिखा नहीं है आपको ये संप्रभुता क्या होता है? तो याद नहीं है। एक लाइन का डिफिनेशन बोला था, याद नहीं हुआ आप लोगों को? एक लाइन में वो सब कुछ डिफाइन कर देता है। इंटरनल सुपरमेसी एंड एक्सटर्नल लिबर्टी, दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता को संप्रभुता कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको, इतना खाली लाइन याद रहेगा तो पूरा कंसेप्ट ध्यान में रहेगा। तो संप्रभुता किसको बोलते हैं? तो इंटरनल सुपरमेसी और एक्सटर्नल लिबर्टी, कि आंतरिक रूप से किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, सबसे ऊपर है, और एक्सटर्नली भी कोई आप पर कंट्रोल नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता। ओके, अब देखिए, तो क्या भारत में संप्रभुता किसके पास है जी? संसद के पास है या कोर्ट के पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास? दोनों के पास है। संप्रभुता का अर्थ समझ गए आप लोग? समझ गए ना? तो संप्रभुता का जो अर्थ आप समझे हैं, उसके बेसिस पर भारत में संप्रभु कौन है? पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि यहां पे तो बात हम लोग अभी उसी की कर रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन है संप्रभु? हाँ, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट संप्रभु है? हाँ, तो इसका मतलब संसद संप्रभु नहीं है, नहीं हुआ ना। फिर अगर रद्द कर दिया तो कैसे हुआ? हाँ, हाँ? ये बहुत बार मेंस के अंदर में सवाल पूछा गया है ना, और ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। बीपीएससी में भी पूछा था, 65वीं बीपीएससी के मेंस में यही सवाल पूछा था, एकदम यही लाइन उठा करके पूछा था। तो कितने लोग मानते हैं कि संसद के पास संप्रभुता नहीं है? ये बताइए। अच्छा, तो मतलब सब लोग मानते हैं कि है? नहीं है। चेक एंड बैलेंस है, मतलब किसी के पास संप्रभुता नहीं है।
तो मतलब चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता किसी के पास नहीं है। हाँ, तो संप्रभुता नहीं हुई ना फिर। पार्लियामेंट इज सुप्रीम बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, पार्लियामेंट सुप्रीम अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान जो है वो संसद को प्रमुख बोलता है, ये कहना चाह रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर कंसेप्ट में गड़बड़ है सब, समझिए। पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि संप्रभुता ना तो संसद के पास है और ना ही कोर्ट के पास, किसी के पास नहीं, ठीक है। ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास संप्रभुता है और ना ही संसद के पास संप्रभुता है। संप्रभुता संविधान के पास है। अगर पूछे कि भारत में संप्रभु कौन है, तो संविधान, संविधान संप्रभु है, ठीक है। और वही संविधान ना तो न्यायपालिका को संप्रभुता देता है और ना ही संसद को संप्रभुता देता है, क्योंकि संप्रभुता का मतलब ही हुआ कि भाई अब वो ऑल इन वन हो गया, वो जो चाहेगा वही होगा। तो क्या ऐसा होता है देश में कि संसद जो चाहे सो हो जाए? संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। 2015 में ही अगर एग्जाम्पल के साथ बात करें तो 2015 में एक आया था एक्ट NJSC, है ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग इसको बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करके NJSC सरकार ने लाया था। इसके लिए सरकार ने संविधान में संशोधन भी किया, 99वां संविधान संशोधन 2015, 14 में ही हो गया था, 15 में ही आया सरकार के पास कोर्ट में, है ना। तो ये क्या हुआ, तो NJSC नामक एक संस्था बनाया संसद ने, है ना। लेकिन कोर्ट ने क्या कह दिया, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कह दिया कि ये नहीं चलेगा, ये इनवैलिड है, ठीक है। कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया, है ना। कोर्ट के द्वारा इसको अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। कोर्ट ने कह दिया कि इनवैलिड है। इसका मतलब कि संसद का संप्रभुता नहीं है। जब संसद के द्वारा बनाया गया कानून कोर्ट ने रद्द कर दिया, कोर्ट ने कह दिया कि यह वैलिड नहीं है, बिकॉज इट्स द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो कोर्ट ने कह दिया कि NJSC जो है ना, ये मूल ढांचा है। अभी बतवा तो समझे, मतलब NJSC क्या, इसके माध्यम से खत्म करना था कॉलेजियम को, है ना। ये बात समझे में नहीं आया कि जिस व्यवस्था का चर्चा संविधान में ही नहीं, उस संविधान का मूल ढांचा कैसे हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हो गया। कॉलेजियम का चर्चा संविधान में है कहीं? कहीं नहीं है। कॉलेजियम न्यायाधीशों के द्वारा बनाया गया अपना एक प्रक्रिया है, जो सेकेंड जुडिशियल केस 1992 से विकसित हुआ और थर्ड जुडिशियल केस 1997 से स्थापित हो गया और अभी तक चल रहा है कि हमारे देश में जज ही जज को नियुक्त करते हैं। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था है। तो कॉलेजियम व्यवस्था पर आरोप लगने लगा है कि उस पर भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म उसमें भी है। तो सरकार ने सोचा कि जब इस प्रकार की इस पे आरोप लग रहा है तो क्यों ना हम इसको क्या कर दे, खत्म कर दे, हटा दे और दूसरी व्यवस्था लेके आए। तो सरकार ने इसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन करके NJSC लाया था और NJSC में प्रावधान था कि प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा, है ना, अल्पसंख्यक वर्ग से कोई होगा, चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर मोस्ट जज को रखा जाएगा, सब लोग मिलकर डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। लेकिन कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, तो संसद संप्रभु नहीं हुई। ऐसे बहुत बार हुआ कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट संप्रभु है? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है देश में? यह भी नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास भी संप्रभुता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ भी संसद कानून बना सकती है, यह संसद के पास पावर है और ऐसा बहुत बार संसद ने किया है।
हाँ हाँ, वही में जो अभी वर्तमान का ही करंट का मामला चल रहा है, ऑर्डिनेंस का, लेफ्टिनेंट जो दिल्ली लेफ्टिनेंट है उनके ऑर्डिनेंस का मामला चल रहा है ना। इसके अलावा अगर आप प्रारंभ से ही इतिहास को देखेंगे तो प्रारंभ के इतिहास को थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो क्या हुआ था कि जब देश का संविधान बन के लागू हुआ तो उसमें फंडामेंटल राइट 7 हुआ करता था, है ना। और जो फंडामेंटल 7 हुआ उसमें एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का एक गुण है कि फंडामेंटल राइट को कोई छीन नहीं सकता है ना। और अगर कोई फंडामेंटल राइट को छीनता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? इस बात का पावर, आप शक्ति जो है सो आपके पास है। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है, यह पहले मूल अधिकार था। तो जब देश स्वतंत्र हो गया, सब चीज लागू हो गया, तो कहा जाता है कि देश में 2 वर्ग था, एक था संसाधन संपन्न और एक था संसाधनहीन। एक लोग थे जिनके पास खूब सारा जमीन था, एक लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं था। तो जिनके पास जमीन नहीं था वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको भी लैंड दिलवाइए, हमको भी जमीन दीजिए, अब तो देश स्वतंत्र हो गया। तो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी समाजवादी आइडियोलॉजी के आदमी थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था उनका। तो उन्होंने तय किया कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर के हम क्या करेंगे, जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे देंगे। इसके लिए संविधान में पहले ही संशोधन कर दिया, प्रथम संविधान संशोधन, है ना। मतलब कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। और इसका सब्जेक्ट रखा गया भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। यह सवाल डायरेक्टली पूछा हुआ था 2019 के आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में, यहीं से सीधे सवाल था, इसी जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं वहीं से। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और 1951 में किस मुद्दा पर हुआ? लैंड रिफॉर्म के मुद्दा पर, भूमि सुधार। इसको कहा गया भूमि हदबंदी कानून। और इसी के तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9th शेड्यूल जो है वो इसी के तहत जोड़ा गया। और नेहरू जी ने क्या किया कि भूमि सुधार के तहत क्या किया कि जिसके पास भूमि ज्यादा था उनका भूमि लेकर के, जो भूमि संपन्न लोग नहीं थे उनको भूमि दे दिया। आइडियोलॉजिकल काम था, सोशलिस्ट काम था, ठीक था। लेकिन जब जमींदारों से जमीन छीना गया और छीन करके गरीब तबका को दिया गया, तो सारे के सारे जमींदार कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और उनका मूल अधिकार उनसे छीना गया। तो आर्टिकल 32 के तहत चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये कैसे, तो संपत्ति हमारा मूल अधिकार है तो कैसे छीन लिया। नेहरू जी ने क्या किया कि भूमि सुधार वाला यहां पे ये डाल करके क्या कर दिया कि 9वीं अनुसूची जो है इसमें इस सब्जेक्ट को डाल दिया। भूमि सुधार को कहां डाल दिया? 9वीं अनुसूची में। और कह दिया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा उन्होंने सीमित कर दिया कि भाई 9वीं अनुसूची में अगर हम कुछ भी डाल दिए करके तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। इस बात को लेकर के जो पहला केस गया इस तरह के मामले में, वो शंकरी प्रसाद का केस था 1951 में। शंकरी प्रसाद केस 1951। शंकरी प्रसाद केस जब हुआ तो केस में मजेदार बात हुई, थोड़ा समझिएगा और ध्यान रखिएगा इन बातों को, इससे आपको लिखने में सुविधा होगी या समझदारी विकसित करने में आसानी होगी मूल अधिकार को लेकर के। शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद चूंकि और वर्सेस भारत यूनियन मामला था, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा था कि भाई कैसे, जब मूल अधिकार आप छीन ही नहीं सकते हैं तो छीन कैसे लिया आपने? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बात जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हाँ भाई कैसे छीन लिया आपने,
और उस समय एक वकील हुआ करते थे देश में, नानी पालकी वाला। वो इतना खतरनाक थे कि नेहरू जी के खिलाफ तो झंडा लेकर के घूम रहे थे, मतलब एकदम सरकार के अपोजिशन में वो सारा केस लड़ते थे कोर्ट में और सरकार का हालत खराब कर देते थे। इस केस में वो बोले कि भाई मूल अधिकार 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो 13 के का जो 13 अनुच्छेद है, 12 है राज्य का परिभाषा और 13 कहता है कि किसी भी कानून के माध्यम से मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, या कोई भी पहले का कानून या बाद का कानून, या आजादी से पहले का कानून या आजादी का बाद का कानून आपके मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है। यह आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। तो जब कोई पहले का कानून या बाद का कानून नहीं छीन सकता है तो फिर आपने कैसे छीन लिया, यह बात नेहरू जी से पूछा गया। तो नेहरू जी भी भाई वकील के बेटा थे, खुद भी वकील थे, है ना। मोतीलाल नेहरू अपने जमाने के बहुत बड़े वकील थे, है ना। कहते ना कि लूज फॉल्ट सब लोग खोजता है। तो नेहरू जी ने कहा कि देखिए भाई, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 वो कानून की बात करता है ना, एक्ट की बात करता है। और हमने जो छीना है वो एक्ट के तहत छीना ही नहीं है, हमने तो संविधान संशोधन के तहत छीना है ना। हमने तो संविधान ही में संशोधन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया, तब आप कैसे रोक सकते हैं। अब देखिएगा कि हमारे देश में कोर्ट की स्थिति कैसे रहती है। अगर आप पूरा व्यवस्था को अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जब सरकार मजबूत होती है तो कोर्ट थोड़ा दबा हुआ रहता है, सरकार तब झुका हुआ रहता है, और जब सरकार कमजोर होती है तो कोर्ट ताकतवर रहता है। और उस समय नेहरू जी की लोकप्रियता थी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, बहुमत से सरकार चल रही थी। कोर्ट ने को जब उन्होंने समझाया कि देखिए आर्टिकल 13 का 13 के 3 में कानून का परिभाषा दिया हुआ है, और कानून के परिभाषा में कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल कानून का चर्चा है। तो हमने जो छीना है वो नॉर्मल कानून के तहत नहीं छीना है, संविधान संशोधन करके छीना है। तो नेहरू जी ने वहां पर प्रूव ये किया कि साधारण कानून से तो मूल अधिकार नहीं छीन सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार छीन सकते हैं। ये जबरदस्त तरीके का लॉजिक था नेहरू जी का। नानी पालकी वाला भी कुछ नहीं कर पाए बेचारे, है ना। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू जी की बात मान ली और वो पहला संविधान संशोधन वैलिड हो गया, और उसके बाद जमीन दिया जाने लगा। लेकिन यही कहते हैं कि सब दिन न होत एक समाना, है ना। नेहरू जी की डेथ हो गई। नेहरू जी की जब डेथ हुई तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1967 का जब चुनाव हुआ, 1967 का जब चुनाव हुआ, तो 67 में परिस्थितियां बदल गई। 67 के चुनाव में कांग्रेस की शक्ति थोड़ी कमजोर हुई और शास्त्री जी का भी डेथ हो चुका था, और अब कांग्रेस के पास दिक्कत था कि प्रधानमंत्री किसको बनाए। जब नेहरू जी मरे थे तभी दिक्कत था कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे के कामराज, और कामराज चाहते थे कि अध्यक्ष उसको बनाया जाए जो उनका सुने, मतलब प्रधानमंत्री उसको बनाया जाए जो उनका सुने। तो उस समय कांग्रेस में थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई बहुत योग्य आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, और सब लोग चाहता भी था, और मोरारजी देसाई का भी अपना मन था कि नेहरू जी के बाद अगर कोई योग्य है तो हम ही हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो हमें बनाया जाना चाहिए। लेकिन तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाए, क्योंकि उनको लगा कि मोरारजी देसाई अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये हमारा सुनेंगे नहीं, क्योंकि जनता के नेता हैं, जनता के बीच से आते हैं, लोकप्रिय भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष है उसका ये नहीं सुनेंगे, तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उन बेचारे का अपना सिलवाया हुआ कोट ऐसे ही रखा गया, नहीं पहन पाए। प्रधानमंत्री कहां से पहनेंगे वो बेचारे, नहीं पहन पाए उस समय। तो उस समय प्रधानमंत्री बना दिया गया किसको? लाल बहादुर शास्त्री को, शास्त्री जी को बनाया गया। शास्त्री जी समान परिवार से आते थे, बेचारे बन गए, लेकिन योग्य प्रधानमंत्री सिद्ध हुए शास्त्री जी, अच्छा काम किए। लेकिन के कामराज का संकट टला नहीं, कुछ ही दिन बीता तब तक शास्त्री जी की भी देहांत हो गई, उनका भी मृत्यु हो गया ताशकंद समझौता में। अब फिर वही क्वेश्चन आकर के खड़ा हो गया कि अब प्रधानमंत्री किसको? अध्यक्ष अभी के कामराज ही थे। अब फिर से मोरारजी देसाई अपना कोट निकाल लिए थे कि भाई अब मौका दो, कम से कम अब पहन लेते हैं।
लेकिन दिक्कत ही था के कामराज को, दिक्कत था कि मोरारजी देसाई यदि प्रधानमंत्री बन गए तो ये किसी का सुनेंगे ही नहीं, अपना मर्जी का करेंगे, क्योंकि लोकप्रिय है। कोई भी जो लोकप्रिय होता है जनता के बीच हो तो अपने मर्जी से करता है। अब जैसे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं तो इनको खुद पे गट्स है कि हम तो जनता के बीच से आए, जनता के बीच में लोकप्रिय है, तो जनता ने हमको चुना है, तो वो ज्यादा किसी का सुनते नहीं है। लेकिन वही कोई प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह जी बहुत योग्य थे, लेकिन पार्टी की सुनते थे। कारण क्या था? कारण यह था कि वो जनता के बीच से चुन के नहीं आए थे, राज्यसभा से थे वो, है ना। तो इस वजह से थोड़ा वो नहीं उतना ये कर पाते थे। तो उस समय के कामराज ने सोचा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उस समय सबसे कम बोलने वाली, एकदम चुप सी रहने वाली, मौन रहने वाली, जो कह दो सो कर दे, जैसा कहो वैसा कर ले, जो गाइडलाइन दो सो कर ले, वो थी इंदिरा गांधी। एकदम गूंगी गुड़िया। हाँ, भारत की राजनीति में उस समय इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। के कामराज को लगा कि गूंगी गुड़िया को अगर हम बना देंगे प्रधानमंत्री, बच्ची है, अनुभवी आदमी है, हमसे पूछ पूछ के काम करेगी, प्रधानमंत्री तो हम ही रहेंगे वास्तविक रूप से, वो तो रहेगी, अपना साइन इन करेगी। लेकिन ये उनका रॉन्ग नंबर डायल हो गया। रॉन्ग ही नहीं हो, ब्लंडर हो गया, ये बहुत बड़ा गलती हुआ उनसे। और इंदिरा जी का भी देखिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद जो बोलना शुरू की, सबका बोलती बंद कर दी। तो क्या हुआ कि इंदिरा जी को बना दिया गया प्रधानमंत्री, और उसी बीच 67 का चुनाव हुआ। और जब 67 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस कमजोर हो गई, और उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग हो, जैसे अभी वर्तमान में होता है। अब पहला जो सब चुनाव होता, लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ था, लेकिन 67 देश का पहला ऐसा वर्ष था जहां लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होना स्टार्ट हुआ। जब ये अलग अलग हुआ तो क्या हुआ? जब अलग अलग हुआ, सेपरेट सेपरेट इलेक्शंस हुए, तो सेपरेट सेपरेट जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की सीटें कम हो गई, और कुछ राज्यों में तो कांग्रेस चुनाव हार गई। अब देखिए, अब सरकार कमजोर हुई सेंटर की, तब तक उसी समय 1967 में पंजाब राज्य से एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, गोलखनाथ केस। हेनरी गोलखनाथ और विलियम गोलखनाथ जो दो भाई थे, और भी दो भाई थे, चार भाई, लेकिन दो भाई फेमस भाई हैं, इनका केस पहुंच गया कोर्ट। और सेम मामला था, जमीन का बंटवारा हो रहा था, संपत्ति लिया जा रहा था, और सरकार ने क्या किया था, उसको दूसरे को मतलब देने का काम किया था। ये चल गए कोर्ट। और देखिए, इस मामले में 67 में जब सरकार उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बदल दिया। दो आर्टिकल है संविधान में, एक है आर्टिकल 13 और एक है आर्टिकल 137। 13 के तहत कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा कर ले, और 137 के तहत कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर ले। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में जो फैसला दिया था शंकरी प्रसाद केस में, उसमें बदल दिया। 67 में क्या कहा कोर्ट ने? 67 में कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, आर्टिकल 13 के 3 में संविधान संशोधन भी शामिल है। हम ये मानते हैं, कानून अगर लिखा हुआ है तो संविधान संशोधन में तो लिखा था ना, संविधान संशोधन अधिनियम, तो अधिनियम कौन था? तो कानून हुआ। तो जब कानून लिख दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि संविधान संशोधन भी उस कानून के अंतर्गत आता है, और इसका मतलब यह हुआ कि संविधान संशोधन करके भी आप किसी का जमीन उससे नहीं छीन सकते हैं। 51 में कोर्ट ने कुछ और कहा था, 67 में कोर्ट ने कुछ और कह दिया। अब इससे इंदिरा गांधी की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि उनको तो काम करना था, और उनके समय में ऐसा, उनके पिताजी जब थे तब ऐसा दिक्कत नहीं आया, अब वो बनी तो बनते बनते दिक्कत आ गया। इंदिरा गांधी को यह समझते देर न लगी कि कोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी स्थिति कमजोर है, तो कोर्ट को यदि ठीक करना है तो पहले अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाना पड़ेगा। यह इंदिरा गांधी को समझ में आ गया, और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई किसी प्रकार से हमको, जहां पे हम चुनाव हारे हैं, वहां की स्थानीय पार्टियों के साथ हमें क्या करना चाहिए, तो सपोर्ट लेना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए, और फिर हमें इसके लिए काम करना चाहिए। अब जब यहां पे फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम यह किया, क्योंकि 51 से पहले तो संविधान में संशोधन करके लोग को जमीन लिया दिया जा रहा था,
लेकिन 67 में जब किया तो कोर्ट ने कह दिया कि यह कानून, ये जो फैसला है, ये आज से लागू होगा, पहले वाले मामले पर लागू नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी को तो अल्टीमेट प्रॉब्लम हो गया ना, अब वो तो रिफॉर्म का काम नहीं कर सकती थी, और चुनाव जीतने के लिए जरूरी था कि इस तरह का काम हो, है ना। तब क्या हुआ कि इंदिरा जी ने अब सोचा कि भाई हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि हम पब्लिक के बीच में लोकप्रिय हो जाए, आम आदमी के बीच में हम क्या हो जाए, लोकप्रिय हो जाए, और आम आदमी हमको चुनाव जिताए ज्यादा से ज्यादा सीट दे करके। तो अब इंदिरा गांधी ने पहला जो छुट्टी किया वो के कामराज का छुट्टी कर दिया, जो बनवाए थे, है ना, के कामराज को छुट्टी किया। कहते ना कि कोई अगर कम बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना। हो सकता है कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो, अपनी मौके का इंतजार कर रहा हो, और जब जिस दिन उसको मौका मिल जाएगा उस दिन उपाय लगा करके छोड़ देगा। तो इंदिरा जी पहले नहीं बोल रही थी, अगर पहले बोलते रहती तो प्रधानमंत्री नहीं बनती, के कामराज बनी में नहीं करते। तो पहले तो आराम से सुलझा हुआ बना रहा, चलो भाई ठीक है जो कह दो वही, है ना। लेकिन जब बन गई तो पावर हाथ में आ गया, और जब पावर हाथ में आ गया तो सबका उपाय करना शुरू कर दिया। इसी बीच क्या हुआ कि 1969 में 1969 में देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, और अब राष्ट्रपति का देहांत हो गया, राष्ट्रपति का डेथ हो गया। तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो बीबी गिरी राष्ट्रपति बन गए, मतलब तत्कालिक उपराष्ट्रपति इसलिए रखा जाता है कि भाई जब कोई नहीं रहेगा तो बन जाएगा। तो बीबी गिरी जो है वो राष्ट्रपति बने, और अब हुआ कि भाई किसको बनाया जाए राष्ट्रपति। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट तय किया कि हम अपना कैंडिडेट बनाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी को, इन्होंने बना दिया। और नीलम संजीवा रेड्डी को बनाने का मतलब ही था कि इंदिरा गांधी को डिस्टर्ब करना, क्योंकि इंदिरा गांधी पार्टी का सुनती नहीं थी। तो इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया कि पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है नीलम संजीवा रेड्डी को, आई जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो हम बिल पास करके भेजेंगे, साइन नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हमारा काम खराब हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी ने सोचा कि किसी भी तरीके से हमको नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनने देना है। यह इतिहास का पहला ऐसा समय था जब पार्टी ने अलग राष्ट्रपति कैंडिडेट खड़ा किया और प्रधानमंत्री ने अपना एक अलग राष्ट्रपति कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने बुलाया इनको, बीबी गिरी को अपने पास, बोला राष्ट्रपति बनने का मन है। अब बोला कि क्या मैडम आप तो गजबे बंदा, रोड से उठा कर कोई कलेक्टर बनाने का बात करता हो, और उसमें भी पूछने का बात है। महाराज आप उपाय करिए, हम तो बनने के लिए तैयार हैं, हम तो अपना कुटवा रख ले हैं, है ना, बनने का मौका नहीं मिल रहा है, बनाइए राष्ट्रपति। उन्हें तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई बेइज्जती नहीं ना होगा मेरा, कैसे कि आपका पार्टी कैंडिडेट खड़ा किया नीलम संजीवा रेड्डी को, आप हमसे पूछ रही हैं, तो अगर हम भी खड़ा हो जाए और आपके पार्टी के कैंडिडेट है तो आपका सांसद वोट किसको करेगा। तो उन्होंने कहा कि सदन में नेता हम हैं, आपको लड़ना है कि नहीं, ये बोलिए। बोला लड़ना है। बोले ठीक है, चुनाव का तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, हम आपको जिताएंगे चुनाव। बीबी गिरी ने क्या किया, जा करके पहला काम किया कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, है ना, उसी समय 1969 में। हालांकि उनको उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का कोई जरूरत था नहीं, है ना। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है पॉलिटी कमजोर होगा बेचारे का, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति, है ना, सांसद, विधायक, ये सब लाभ का पद नहीं होता है। तो इस पद पर रहते हुए आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर भैया अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो करते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, पर आपको रिजाइन करना पड़ेगा तब आप चुनाव लड़िएगा। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस दिन वोटिंग होना था, तो इंदिरा गांधी पहुंची सदन में और उन्होंने अपने सांसदों से अपील किया कि वोट करते वक्त अंतरात्मा की आवाज सुने, अंतरात्मा से वोट करें। अब सारा सांसद समझ गए कि मैडम क्या कहना चाह रही है, प्रधानमंत्री है, सदन में नेता है। सारे सांसदों ने मैडम का बात सुन लिया। एक आध दो लोग जो पार्टी के वफादार थे वो पार्टी के पक्ष में वोट किए, नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में वोट किए, लेकिन बाकी सबने वोट कर दिया बीबी गिरी के पक्ष में, और बीबी गिरी जीत गए चुनाव। लेकिन ध्यान रहे, चूंकि पार्टी ने पहला कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, इस वजह से बीबी गिरी इस देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय क्रम के वोटों के गिनती के बाद जीते थे, फर्स्ट राउंड में नहीं जीत पाए थे।
सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी और सेकेंड राउंड की काउंटिंग में अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति वो है बीबी गिरी। बाकी सब लोग फर्स्ट राउंड में जीत जाते हैं क्योंकि पार्टी कैंडिडेट बनाती है, सारा वोट मिल जाता है तो चुनाव जीत जाते हैं। वहां पर पार्टी ने किसी और को बनाया था और प्रधानमंत्री ने किसी और को खड़ा कर दिया, इस वजह से यह नौबत वहां पे आई थी। तो अब राष्ट्रपति आ गया कौन? बीबी गिरी, इंदिरा गांधी के मन का आदमी। इंदिरा गांधी ने बिना पूछे, कोर्ट कह रहा था कि आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं, इंदिरा गांधी एकदम संशोधन पे संशोधन, लो जो करना सो कर लो, मेरा एकदम 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन, एकदम कोर्ट कह रहा है कि नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी कहेंगे हम करेंगे, किसी की सुन ही नहीं रही थी, कर के भेजती थी, उधर बैठे हुए थे बीबी गिरी साइन कर देते थे क्योंकि बनाया कौन था? इन्होंने ही। कोर्ट का हालत हो गया खराब। अब कोर्ट से भाई तो हमारा सुनिए नहीं रही है, हम कह रहे हैं कि संशोधन नहीं कर सकते, वो किए जा रही है। इस बीच इंदिरा गांधी ने केवल वही, देखिए ये कर देती थी संशोधन, राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर लेते थे, अब मामला कोर्ट में आता था, कोर्ट इसको इनवैलिड कर देता था, अवैध कर देता था। अभी झगड़ा चल रहा था कोर्ट के बीच और सरकार के बीच। तो इंदिरा गांधी को पता था कि कोर्ट ऐसे मानेगा नहीं, पिताजी हमारे मनाए थे एक बार, तो जो विधि से पिताजी मनाए थे वही काम हमको करना पड़ेगा। तो काम क्या था कि जनता के बीच में लोकप्रिय होना, जनता बहुमत दे दे। तब आया 1971 में लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में इंदिरा जी ने कौन सा मुद्दा लेकर के गई? तो 24वां, 25वां और 26वां संशोधन का मुद्दा लेकर जनता के बीच में गई। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती हूं, नेशनलाइजेशन करना चाहती हूं। बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो गरीब आदमी का बैंक में अकाउंट खुलेगा, गरीब आदमी को लाभ होगा, हमको ये कोर्ट ही काम नहीं करने दे रहा है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि हम प्रीवी पर्स खत्म कर रहे हैं। प्रीवी पर्स वो था जिसमें देश के पुराने राजघराने के लोगों को पेंशन दिया जाता था, सरकार का बहुत पैसा उस पर खर्चा होता था। इंदिरा गांधी ने जा करके लोगों को समझाया कि देखिए हम सब खत्म कर रहे हो, जो पैसा अब बचेगा वो आप लोगों को देंगे, तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। ये सब जनता से कनेक्ट होने वाला मुद्दा सब 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी लेकर के जनता के बीच में गई और इसका रिजल्ट यह हुआ कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत, फुल मेजोरिटी जनता ने दे दिया। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि अब बतियाओ हमसे, अब कोर्ट को कहा कि अब बोलो भाई। तब तक जब ये हो गया तो सब इंदिरा गांधी ने फिर से इस सब पर काम करना शुरू कर दिया। तब तक एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस 1973। केरल के शंकराचार्य पद पे पदस्थापित केशवानंद जी जो थे, अब उनका देहांत भी हो गया पिछले साल, तो उस मठ का जमीन था, जमीन सरकार ले रही थी, उस वजह से केस हो गया कोर्ट में। और उस समय कोर्ट में जब केस हुआ तो अब इंदिरा गांधी बहुमत में थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हम तो लोग जनता के हिस्सा के जनता के लिए जो काम हो तो हम करेंगे, तो उसके लिए जनता के लिए फेवरेबल काम हमको करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अमेंडमेंट करेंगे। तो 1967 वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसको हम नहीं मानते हैं। तो 1967 में जो बेंच बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो 11 जजों का बेंच था। इसमें 11 जज थे 1967 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जब फैसला आता है तो उसके फैसला को रिव्यू करने के लिए उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ता है। तो ये 11 जज का बेंच था। केशवानंद भारती केस में 13 जज का बेंच बैठा, ठीक है। और इन्होंने रिव्यू करना शुरू किया किसका? तो 1967 के मामले का। अब चूंकि अब कोर्ट को दिख रहा था कि इंदिरा गांधी तो बहुमत में है, चुनाव जीत करके आई है और पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे चला रही है, तो अब क्या किया जाए भाई। तो वहां पर इंदिरा गांधी को कहा गया कि भाई, तब जो 13 जजों का जो फैसला आया, ये फैसला आया 7-6 से, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। उसी समय स्वीकार कर लिया, यानी कि इंदिरा गांधी की जीत हुई। और साथ में कोर्ट ने यह भी माना कि मूल अधिकार क्या, किसी भी हिस्सा में संशोधन कर सकते हैं आप, कोई भी पार्ट में, है ना।
संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, बशर्ते संसद इतना ध्यान रखे कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन न हो, संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन न हो। मूल संरचना क्या होगा यह सुप्रीम कोर्ट ना तब बताया ना अभी बताया है। समय समय पर वो उसका व्याख्या करता है और किसी चीज मामले को कह देता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वहां से उसने ये अधिकार दे दिया संसद को कि संसद के पास जो है वो संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। और फिर 1951 वाला जो मामला था उसको मान लिया गया कि हाँ आप संशोधन करके आप अधिकार ले सकते हैं या संपत्ति ले सकते हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया 24वां, 25वां, 26वां संविधान संशोधन सब के सब वैलिड। जो पहले इनवैलिड कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वही सुप्रीम कोर्ट अब वैलिड कह दिया कि अब वैलिड है, अब मान्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी का जो कॉन्फिडेंस हाई हुआ, फिर तो 75 में आंतरिक उपद्रव के नाम पर, आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, जिसका रिजल्ट था 77 में उनका हार। हालांकि फिर 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी वापस आ गई थी, 1980 के लोकसभा चुनाव में फिर जीत गई थी, है ना। क्योंकि सब गठबंधन की पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं तो इनके सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत कम होती है ना। अब मान लीजिए कि बारात एगो है तो दुल्हा एक एगो ना होगा जी, है। अब मान लीजिए कि बारात एगो है, दुल्हा सब बाराती हो जाए तो सब उन्हें से पिटाइए कि ना आएगा जी, नहीं आएगा। उधर लड़की पक्ष वाला सब इलाज करेगा कि नहीं बढ़िया से। गठबंधन में यही दिक्कत है, प्रधानमंत्री पद एक ही है, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए कोर्ट सब सिलवा लेता है कि मौका मिलेगा तो हम बन जाएंगे, मौका मिलेगा तो हम भी बन जाएंगे, लेकिन पद तो एक ही है ना। इस चक्कर में क्या होता है कि कभी गठबंधन होता है, अब फिर सब जिसको मन करता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और उसको दिखता है कि हम तो बन नहीं रहे हैं, तो अपना गठबंधन वहां खींच लेता है, तोड़ देता है और सरकार गिर जाती है। 77 में ही हुआ ना, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, मुरारजी देसाई देख लिए बेचा कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, कोर्ट धैले के धैले रह जाएगा उनका। नेहरू जी मरे तब भी प्रधानमंत्री उनको नहीं बनाया, शास्त्री जी मरे तब भी नहीं बनाया, उसके बाद वो पार्टी छोड़ दिए, 71 के बाद पार्टी छोड़े थे, है ना। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इंदिरा गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर के काल में उनको होम मिनिस्टर बनाया था। अब ये उनके सेल्फ डिग्निटी के लिए ठीक नहीं अच्छा लग रहा था, उनको लग रहा था कि यार मतलब मेरे सामने का आदमी प्रधानमंत्री है और हम उसका आदेश मान रहे हैं, होम मिनिस्टर है। इंदिरा जी कुछ पूछ भी नहीं करती थी होम मिनिस्टर से, उनको जो सही लगता था वो अपना कर लेती थी। तो बाद में मुरारजी से देख लिए कि प्रधानमंत्री वाला कैरियर यहाँ पे नहीं है ना, ये पढ़ाई से यूपीएससी नहीं निकलते हो ना तो दूसरा पढ़ना पड़ेगा। वो समझ गए कि भाई जो कर रहे उससे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो हमको अलग जगह पे विकल्प देखना होगा। छोड़ दिए कांग्रेस को, फिर जनता पार्टी का अलायंस बना, उसमें जाकर के नेता बने, प्रधानमंत्री बने, भले कम ही दिन तक बने लेकिन बन गए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन वही हुआ कि गठबंधन का था, सबको प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा था। इंदिरा गांधी देख रही थी कि किसको किसको प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा मन कर रहा था चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को बुलाई साइड में, प्रधानमंत्री बनना है, हाँ। बोली पगला तोरा, तुम उत्तर प्रदेश से आते हो, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, मरेश सिंह गुजरात के। बोला कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है, तो तुमको ना प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी, तो तुम लोग इसको बना के बैठाए हो। अब उनको प्रधानमंत्री का सपना आने लगा, अब इसी चक्कर में अपना गठबंधन तोड़ लिए। अब कहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बन भी गए प्रधानमंत्री, लेकिन तब तक राष्ट्रपति ने कहा कि भाई तो बहुमत सिद्ध कीजिए सदन में। आज जब बहुमत सिद्ध करने का टाइम आया तो गए इंदिरा गांधी के पास कि मैडम अब टाइम आ गया, सपोर्ट कीजिए। मैडम ने कहा कि हम नहीं कर वो सपोर्ट, चलाओ अपना सरकार। क्योंकि इंदिरा गांधी समझ रही थी कि चुनाव होगा तो हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट ही नहीं किया और स्थिति ऐसी हुई कि चौधरी चरण सिंह भारत के इतिहास के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी सदन नहीं गए, सीधे राष्ट्रपति के यहां गए, इस्तीफा देकर के वापस हो लिए। चुनाव हुआ लोकसभा का और फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई और सरकार सत्ता में आ गई। कहने और समझाने का ये पूरा पर्पस और मोटिव ये है आपको कि जब सरकार मजबूत होती है तो न्यायपालिका थोड़ा झुकी हुई रहती है, जब सरकार कमजोर होती है तो न्यायपालिका थोड़ी ठनी हुई रहती है, थोड़ी उठी हुई रहती है ना। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा स्थिति था
और फिर बाद में आप देखते ही मोरारजी देसाई के ही शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पास करके मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कंप्लीटली हटा ही दिया गया और उसको जाकर के विधिक अधिकार लीगल राइट बना दिया गया। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? तो इस प्रकार से चीजें यहां पर हुई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये संप्रभुता के बारे में बात कर रहे थे, न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता। इससे आपको दिखता है ना जी कि हमारे यहां न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं है। कोर्ट अगर कुछ कहेगी तो संसद उसके उलट कोई कानून बना सकती है, अगर संसद कुछ करेगी तो कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। तो दोनों में से किसी के पास सोवरेनिटी नहीं है, बल्कि दोनों के शक्तियों के बीच एक प्रकार का संतुलन है, बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस बनाया गया है, सकारात्मक संतुलन बनाया गया है। क्लियर है? समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, हाँ क्या बाहर था, अब नहीं है, अब नहीं है। 1980 में एक केस हुआ, मिनर्वा मिल्स केस, है ना। 19 ये जो 9th शेड्यूल था वो बना 1951 में, और बन गया कि उसमें अगर कोई विषय डाल दिए तो उसका रिव्यू नहीं होगा। इंदिरा गांधी यही काम कर सब उठाकर उसी में डाल देती थी कि रिव्यू, कोर्ट का हाथ पड़े बंद। कोर्ट देखा कि बाप रे, तो लोग ऐसे करेंगे तो ये तो एकदम हालत खराब करके छोड़ देगा, सब पूरा संविधान को तहस नहस कर देगा, कुछ बदलेगा लेकिन 9वीं अनुसूची में डाल देगा। तो 1980 के तक लगभग 1980 तक 9वीं अनुसूची में लगभग 267 से ज्यादा सब्जेक्ट आ गए थे। अब सोचिए कि मतलब इतना सब्जेक्ट का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, तो ये तो ठीक बात नहीं था ना जी। कुछ भी है तो सुप्रीम कोर्ट एक कंट्रोलिंग बॉडी टाइप का है, ऐसे सरकार को छुट्टा छोड़ दिया जाए तो सरकार तो अपने हिसाब से बहुत कुछ ये कर सकती है। तो कोर्ट ने इस बात को समझा और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में यह तय हुआ कि क्या किया जाए, जुडिशियल रिव्यू अब 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट का भी होगा। तो 1980 से पहले का नहीं होता है, 80 के बाद से होता है। ठीक है, हाँ, अब जो डला गया सो डला गया, उसके बाद जो भी डला उसका हो सकता है। ठीक है, कोर्ट चाहेगा तो रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। ओके, क्या कल तो होगी क्लास, कल नहीं, कल या परसों एक बार मैनेजमेंट से आप लोग बात कर लेंगे। ठीक है, क्या शेड्यूल है उन लोगों का, है ना। आई थिंक कब तो होना चाहिए, है ना। हाँ